नमस्कार। मैं आपकी दोस्त आज एक ऐसी कालजयी लेखक की कहानी लेकर आई हूँ जिसमें हिंदुस्तान व पाकिस्तान के बंटवारे के बीच फंसे कुछ लोगों के उस दर्द को इस कदर पेश किया है जो आज आप इस कहानी को सुनकर समझ जाएंगे। ये ऐसे परिंदों की कहानी है जिनमें रातों रात अपने घोंसले को उड़ा पाया। आप हिंदुस्तान व पाकिस्तान से नहीं बल्कि उस परिंदे की नज़रों से इस कहानी को सुनिएगा। देश विभाजन के बाद जहां हर चीज का आदान प्रदान हो रहा था, वहीं कैदियों और पागलों का भी स्थानांतरण करने की योजना बनाई गई थी। फजलुद्दीन पागलों को सिर्फ इस बात से सरोकार है कि उसे उसकी जगह टोबा टेक सिंह से जुदा न किया जाए। वो जगह चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में। जब उसे जबरन वहां से निकालने की कोशिश की तो वह एक ऐसी जगह जमकर खड़ा हो गया जो न हिंदुस्तान का हिस्सा है और न ही पाकिस्तान का। आओ कहानी को पूरा सुनते हैं और कहानी का आनंद लेते हैं। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान की हुकूमत को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागलखाने में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं यह बात माकूल थी या गैर माकूल। बहरहाल दानिशमंदों के फैसलों के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंस हुई और आखिरकार एक दिन पागलखानों के तबादलों के लिए मुकर्रर हो ही गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन संबंधी हिंदुस्तान ही में थे, वहीं रहने के लिए छोड़ दिए और जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यही पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे, सबके सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागलखाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चैमगोई होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, उसे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब, ये पाकिस्तान क्या होता है? तो उसने बड़ी गौर और फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त मुतमईन हो गया। इस तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी, हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ आकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। उनमें अक्सरियत ऐसे कातिल थे जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागलखाने भिजवा दिया था, फांसी के फंदे से बचने के लिए। ये कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सही वाक़ियात से तो वे भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ और जाहिल थे। उनकी गुफ्तगू से भी तो वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको कायदा आज़म कहते हैं, उसने मुसलमानों के लिए एक अलहिदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, उसका महल वक़ूअ क्या है, उसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागलखाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था, इस मुकदमे में गिरफ्तार थे
कि वो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसे से पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते एक दिन दरखास्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ, ना पाकिस्तान में। मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गले मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से उसका दिल भर आया कि वो उसे छोड़कर हिंदुस्तान चला जाएगा। एक एमएससी पास रेडियो इंजीनियर में जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था, ये तब्दील नमूदार हुआ कि उसने तमाम कपड़े उतार कर दफअदार के हवाले कर दिया और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चैन्यूट के एक मोटे मुसलमान पागल ने, जो मुसलमान लीग का सरगर्म कारकुन कर चुका था और दिन में 1500 मर्तबा नहाया करता था, यकलख्त ये आदत तर्क कर दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। चुनाचे उसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। उसका देखा देखी सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहिदा अलहिदा बंद कर दिया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। तब उसने सुना है कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया तो उसने बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हुई थी। गो उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो उसको नहीं भूल सका। चुनाचे वो उन तमाम हिंदू और मुसलमान लीडरों को गालियां देता जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए थे। उनकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकीलों को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बुरा ना करे, उनको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उनकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए कि उनका ख्याल था कि अमृतसर में उनकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में येल्गो इंडियन पागल थे। इनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनकी बहुत सदमा हुआ। वो छुप छुप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते थे कि पागलखाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय बल्डी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करनी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागलखाने में दाखिले हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी जबान से यह अजीब व गरीब अल्फाज सुनने में आते थे, ओपड़ दी, गुड़ दी, अनेक्सा दी, बेध्याना दी, मंगल दी, दाल उफ दी, लालटेन। देखता था रात को पहरेदारों का यह कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लहजे के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने के कारण उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी, मगर उस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद लेटकर आराम नहीं कर रहा था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक अब कभी पागलखाने में
गुफ्तगू होती थी वो गौर से सुनता था। कोई उसे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है तो वे बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ओपर दी गुड़ गुड़ दी अनेक्सा दी बेध्याना दी मंगल दी वॉल ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली। उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस अलझावे में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन सुने पर हाथ रख और कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब भी हो जाए। उस सिख पागल के केसर छिद्रे होकर बहुत मुख्तार रह गए। चूंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके बाइस उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेजरार था। 15 वर्ष में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुतअल्लिक जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थी। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांधकर लाया और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए लोग आते थे और उसकी खैरियत पूछकर चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना जाना बंद हो गया। उनका नाम बिशन सिंह था मगर उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। उसके ये कतन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने अब उसके अजीज और अकाबिर उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि चुनाचे जो दफादार से कहता है कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता और अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता। यूं सज कर मिलने वालों के पास जाता। वो उसे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता था। कभी कभार ऊपर दी गुड़गुड़ दी अनेक्सा दी बेध्यान दी मंग दी वॉल ऑफ द लालटेन कह देता। उनकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 वर्षों में जवान हो गई। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी जब भी अपने बाप को देखकर रोती, जवान हुई जब भी उसकी आंखों में आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया। टोबा टेक सिंह से कहा। जब इम्तिहान बख्श जवाब न मिला तो उसकी कुरेद दिन पर दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं हुआ आती। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई जो उसने आमद की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वे लोग आएं जो उसे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल मिठाई और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो उसे यकीनन बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह ही में रहते हैं जहाँ उनकी ज़मीन है। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक रोज़ बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने हस्ब ए आदत कहकर लगाया और कहा वो पाकिस्तान में है ना हिंदुस्तान में है, इसलिए हमें कभी यहाँ तक हुक्म नहीं दिया गया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई मर्तबा
मदद समादत से कहा कि वह हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो जाए, मगर वह बहुत मसरूफ था, इसलिए कि उसे वह बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा। ओपड़ दी, गुड़ दी, अनक्सा दी, बे ध्यान दी, मंग दी, दाल ऑफ वाहे गुरुजी खालसा एंड वाहे गुरुजी की फतेह, जो बोले सोनिहाल, संत श्री अकाल। उसकी शायद यह मतलब था कि तुम मुसलमान के खुदा हो, सिख के खुदा हो तो ज़रूर मेरी सुनते हो। तबादले से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए। मुझसे जितनी मदद हो सके मैं उतनी तुम्हारी बेटी के रूप कोर। वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक है, उसके साथ ही चली गई। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलदीन ने कहा शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई वधावा सिंह मेरे सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलबीर से कहना फजलुद्दीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंस जो वो छोड़ गए थे, उनसे एक ने कट्टा दिया है और दूसरी ने कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन ही होके मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो तो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरोड़े लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरोड़ों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलुद्दीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में नहीं, नहीं नहीं, पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओपड़ दी, गुड़ दी, अनक्सा दी, बेध्यान दी, मंग दी, दाल दी, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ द दुरफटे मुंह। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो गई चुकी थी। इधर से उधर, उधर से इधर आने वाले पागलों की फसरियत पहुंची और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लॉरियां पाकिस्तान के मुआफिज दस्तों के साथ रवाना हुई। मुत्तकिल अफसर भी हमराह थे। बाघा के बॉर्डर पर तरफेन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तिदार करवाए। खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया और रात भर जारी रहा। पागलों की लॉरियों से निकाला और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा ही कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं था और बाजा बाहर निकल के रजामंद हुआ। उसको संभालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाने भी मुश्किल था, और जो पहनते थे वे फाड़ देते थे उन कपड़ों को। कोई गालियां बक रहा था, कोई गा रहा था। आपस में लड़ झगड़ रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोर और गुल अलग ही था। सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांतों से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर यहाँ फेंक दिया जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे में लगे थे। 2-3 मुर्तबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमान और सिखों का ये नारा सुनकर तैश में आ जाता था।
जब बिशन सिंह की बारी आई और बागा के उस पार मुतल्लिक अफसर का नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतल्लिक अफसर हंसा और पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मंदा साथियों के साथ पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाही ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टोबा टेक सिंह ने यह कहा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ओ पड़दी गुड़दी एनक्सा दी बेध्याना दी मंग दी दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो, अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो न माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकती। आदमी चूंकि बेजरार था इसलिए उसे मजीद जबरदस्ती न की गई, उसको वहीं खड़े रहने दिया गया। तबादले का बाकी काम हो रहा था। सूरज निकलने से पहले सामित बिशन सिंह के हलक से एक फलक सिगाह चीख निकली। इधर से उधर अफसर दौड़ आए। देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसा ही तारों के पीछे पाकिस्तान था। दरमियान में जमीन के उस टुकड़े पर जिसका कोई नाम न था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। आप सुन रहे थे शहादत हसन मंटो द्वारा लिखी गई कहानी टोबा टेक सिंह। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पीसफुल कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।